थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है सेट थ्योरी। इसका जो हिंदी होता है वो होता है समुच्चय सिद्धांत। तो सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि आखिर सेट क्या होता है हमारा, ठीक है। तो सेट जानने के लिए यह देखोगे कि जब हम सेट की डेफिनेशन देते हैं, समुच्चय की परिभाषा देते हैं, तो ये कहेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। A well-defined collection of objects are called set। यह देखिए कि जब हम सेट की बात करते हैं तो समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह। यानी जब वस्तुओं को हम जमा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। लेकिन उनमें वस्तुएं होनी कैसे चाहिए? सुपरिभाषित वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं को जो हम जमा करेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। लेकिन कैसी वस्तुओं को जमा करनी है? सुपरिभाषित वस्तु। तो अब हम यह तो समझ गए कि जब भी कभी हमें वस्तुओं का जमा करना हो, तो जैसे मान लो हम लोग डिनर सेट खरीदते हैं या और भी कई तरह के सेट खरीदते हैं, तो उनमें हम वस्तुओं को क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो वस्तुओं को जमा करना ही या वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। लेकिन इनमें यह कंडीशन है कि वह वस्तु कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। क्लियर? यानी जब सुपरिभाषित वस्तुएं होंगी और उनको जब हम संग्रह करेंगे, जमा करेंगे, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो सबसे पहले ये तो हम जानेंगे कि वस्तु तो समझ गए, लेकिन सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सुपरिभाषित का मतलब समझोगे कि क्या होता है। तो यहां हम सुपरिभाषित का मतलब दो अर्थों में करेंगे। कितने अर्थों में? पहला जो अर्थ होगा हमारा वह होगा कि उन वस्तुओं के संग्रह में, यानी उन वस्तुओं को खोजने में हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल की यदि हम बात करें तो देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, उसका आंसर अगर हर एक व्यक्ति को वही आ रहा है तब ना वह सही है। जैसे कहेंगे कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सभी के लिए एक ही समान होगा कि अलग अलग होगा? एक ही समान होगा। तो क्या बोलेंगे? सब साथ ही। लेकिन अगर हम बात यह करें कि किसी क्लास में जो लड़का सबसे तेज है उसका आप समूह बनाइए, तो इसे चारों पांचों देशों में से कौन सबसे तेज है? अभी आप बताइए, हमको पता चल पाएगा? तो वह समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो एक क्लास है, ठीक है, इस पे इस बेंच डेस्क पे लड़के बैठे हुए हैं। बैठे हुए। मान लो कि यह जो रो है हमारा, इस पे केवल बॉयज बैठे हैं। कौन बैठे हैं? और इस पर केवल गर्ल्स बैठी, यानी कि लड़कियां बैठी, ठीक है। अगर हम इस क्लास में आकर के यह बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स का आप एक सेट बनाइए, समुच्चय बनाइए, जो लड़का सबसे तेज हो, तो क्या बना पाओगे? कोई कहेगा हम तेज हैं? या जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसका बनाओ, तो बना पाओगे? लोग कहेगा हम बेवकूफ है? नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में कहेंगे कि सभी लड़का बाहर निकलो, तो कौन बाहर निकलेगा? सब लड़का निकल जाएगा। ये तो हमको मिल जाएगा।
या इसमें से अगर हम यह कहेंगे कि फर्स्ट बेंच का लड़का जो भी है सब बाहर निकलो, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कहेंगे कि जो सबसे सुंदर है वह बाहर निकलो, तो कौन कहेगा हम स्मार्ट है या कौन कहेगा हम खराब है? कोई कहेगा या तो सब स्मार्ट होगा या सब खराब ही होगा। तो इसलिए करके अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो यहां देखो हम क्या बोले कि सुंदर लड़का, तो कौन बाहर आएगा? कोई आएगा? इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा। तो क्या ये सेट होगा? अगर सुपरिभाषित नहीं होगा तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो क्या यह समुच्चय जो है, यह जो वस्तुएं हैं वह सुपरिभाषित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सुंदर लड़का, हमारे पास कंफ्यूजन रह जाएगा कि कौन सुंदर, हमको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि लड़कों का समुच्चय, तो इस क्लास में कहेंगे कि जो भी लड़का है वह बाहर निकलो, तो कौन सब निकलेगा? सब लड़का निकल जाएगा। या कहेंगे सब लड़कियां बाहर निकलो, तो सब लड़कियां निकल जाएगी। लेकिन अगर हम यह कहेंगे कि सुंदर लड़का बाहर निकलो या सुंदर लड़कियां बाहर निकलेगी, तो हमें पता चल पाएगा। या कहेंगे कि इसमें से जो सबसे तेज लड़का है वह बाहर निकलो, तो पता चल पाएगा कि कौन तेज है, कैसे है। क्लियर है? तो यह सुंदर लड़का का समुच्चय जो होगा वह समुच्चय नहीं होगा, लेकिन लड़कों का समुच्चय जो है होगा वह समुच्चय होगा, ठीक है। जैसे अब तुम हमको बताओ कि हम एक क्वेश्चन जैसे दे रहे हैं तुम्हें कि पसंदीदा क्रिकेटर, पसंदीदा क्रिकेटर जो होगा वो समुच्चय होगा? क्योंकि मेरा मान लो कौन होगा? विराट कोहली होगा। तुम्हारा कौन होगा? उसका सचिन तेंदुलकर। किसी का सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्या वह समुच्चय होगा? यानी समुच्चय तभी होंगे जब सबका आंसर एक समान हो, उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आए। तो क्या पसंदीदा क्रिकेटर समुच्चय होगा? नहीं होगा। या फिर अगर हम बात करें सुंदर फूलों का समुच्चय, ये होगा? ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब कहोगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी व्यक्ति के लिए सुंदर फूल अलग अलग होंगे, कि एक ही होगा सबके लिए, अलग अलग होगा। किसी को गुलाब पसंद होगा, किसी को चंपा, किसी को चमेली, किसी को अड़हुल, किसी को गेंदा, बहुत फूल होता है। तो क्या ये समुच्चय हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन समुच्चय, क्योंकि यहाँ तो हमें कंफ्यूजन रह जाएगी ना, और कंफ्यूजन जिसमें नहीं होता है वही क्या कहलाता है? सुपरिभाषित। क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित। और इसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब होता है कि समुच्चय में ऐसे ही वस्तुएं जमा होगी जो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। और सुपरिभाषित का मतलब उसमें हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब हुआ कि जब हम उसमें खोजने जाएं तो सभी को एक ही आंसर आ जाए, किसी को अलग आंसर नहीं आए, तब वह समुच्चय होगा। और अगर जब हमें कंफ्यूजन हो जाए, सबका आंसर अलग अलग हो जाए, तो वह समुच्चय नहीं होगा। जैसे सुंदर फूल की यदि हम बात करें तो मोहन के लिए गुलाब होगा, सोहन के लिए क्या होगा? अड़हुल होगा ना। तो सबके लिए अलग अलग हो गया, तो यह समुच्चय क्या होगा? नहीं होगा। समुच्चय तभी होंगे जब सभी का आंसर क्या हो? एक समान। जैसे हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं तुम्हें कि जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम, क्या यह समुच्चय है? तो सबसे पहले हम इसका आंसर खोजते हैं, और आंसर में अगर सबका एक समान हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो जे अक्षर से कौन सा शुरू होता है? जनवरी, फरवरी होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सारी की सारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाद में वो सभी जैसे शुरू नहीं होता है। तो बताओ कि कोई भी इस वर्ल्ड का आदमी होगा तो वह यही ना कहेगा जनवरी, जून, जुलाई हमारे वर्ष जो होते हैं ईयर, उसका केवल 3 ही महीना जनवरी, जून और जुलाई ऐसा है जो किससे शुरू होता है? जे अक्षर से। बाद बाकी कोई होगा? कोई और होगा?
तो यह सभी का आंसर एक समान ही आएगा, अलग अलग आएगा? तो यह समुच्चय होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्या है, नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पसंदीदा या पसंद आने वाला महीना, तो किसी को कौन महीना अच्छा लगेगा? मार्च, किसी को जनवरी, किसी को फरवरी, ठीक है। तो जितने बच्चों का हम जवाब मिलेंगे कि किसको कौन महीना अच्छा लगता है, तो क्या सबको जनवरी ही अच्छा लगेगा? क्या सबको फरवरी ही अच्छा लगेगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो इसे लेकर के यह समुच्चय क्या होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब हुआ कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय होगा जो सुपरिभाषित हो, और सुपरिभाषित का मतलब होता है उसमें कंफ्यूजन क्या हो, नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? यहाँ उसका सभी व्यक्ति का आंसर क्या होना चाहिए, एक समान। तो सुपरिभाषित का दो अर्थ, पहला अर्थ समझ गया। अब इसका दूसरा मीनिंग समझते हैं। दूसरा मीनिंग होता है कि वह जब उस समुच्चय में आए तो वह ओनली वन टाइम्स आए। ओनली मतलब केवल एक बार वह आना चाहिए, एक बार से ज्यादा बार वो नहीं आनी चाहिए, केवल एक बार आए। जैसे मान लो कि हम एक सेट बनाते हैं, और यह सेट क्या लेते हैं कि हम किसी क्लास में बच्चों का टेस्ट लिए, ठीक है। तो टेस्ट लेने के बाद आउट ऑफ 10 मतलब कि 10 मार्क का उसका क्या लिया गया, टेस्ट लिया गया, और उसमें जो बच्चों का नंबर्स आया वह किसी बच्चे को मान लो 8 आया, किसी को 9 आया, किसी को 7 आया। अब क्या बताओ कि दो लड़कों का एक जैसा मार्क हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मान लो किसी लड़के को फिर 8 आ गया, फिर 7 आ गया, 6, 5, 4, 9, 3, ये सभी मार्क्स उसको आया, ठीक है। अब इन सभी मार्क्स को एकजुट करके हमें एक सेट तैयार करना है, ठीक है। तो जब हम सेट को तैयार करते हैं तो उस सेट में क्या सब लिखेंगे? 8 है 8, 9 है 9, 7 है 7। क्या इस 8 को लिखेंगे? इस 8 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 8 हम एक बार लिख चुके हैं, और हम जानते हैं कि सुपरिभाषित का दूसरा मतलब ही होता है कि उसमें कितनी बार होनी चाहिए, एक बार, केवल एक बार होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 8 होगा? इस 8 को तो हम लिखे हैं, इस 8 को, लेकिन इसका भी कम कर दिया। इसके बाद 7 भी होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 9 होगा, क्योंकि लिख चुके हैं। उसके बाद 3। तो यह सेट होता है, ठीक है। मतलब हुआ कि अगर हमसे यह पूछा जाए, बात समझ में आ गई, कि अगर यह पूछा जाए कि a = 1 2 3 4 5 6 5 एक सेट है, तो बोलेंगे यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सभी तो एक बार है, लेकिन 5 कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए। और हम जानते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट या मेंबर्स जो होते हैं वह केवल कितनी बार आएगी? एक बार आएगी। बात समझ आ गया? तो यहाँ जो हम सेट को डिफाइन किए, तो वहां पे हम दो बातें, ठीक है। तो सबसे पहले समुच्चय होता क्या है? तो समुच्चय जो है वह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। यानी समुच्चय में हम वस्तुओं का संग्रह करेंगे, संग्रह मतलब जमा करेंगे, लेकिन कैसे वस्तुओं को? जो वस्तु सुपरिभाषित हो। और सुपरिभाषित का जो अर्थ होगा, जो मतलब होगा, वह दो तरीके से बनते हैं। सबसे पहले उस सेट को खोजने में, उसके मेंबर्स को खोजने में हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मतलब होता है कि जो भी लड़का होगा या जो भी स्टूडेंट इसकी खोज करेगी, सभी का आंसर एक समान आना चाहिए। और इसका दूसरा मीनिंग होता है कि वह उस समुच्चय में हर एक मेंबर्स केवल कितनी बार आने चाहिए? एक बार आने चाहिए। जैसे हम बात करें 8 9 7 6 5 4 3, तो हर एक एलिमेंट एक बार ही है। 8 कितनी बार है? 7 9 कितनी बार है? 7 6 कितनी बार है? 5 4 भी एक बार, 3 भी एक बार। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 1 कितनी बार है? एक बार। 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 6 भी हमारा एक बार है। लेकिन यह 5 जो है तो गड़बड़ी कर देता है। 5 कितनी बार है? 2 बार।
और यही 5 जो 2 बार है, इसी कारण हमारा यह जो सेट ए है, ये ए समुच्चय क्या है? नहीं। मतलब समझ में आ गया कि समुच्चय को खोजने के लिए हम 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात है कि उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरी बात है कि जो भी मेंबर्स होगा वह केवल कितनी बार आनी चाहिए? 1 बार। कोई अगर 2 बार आ जाता है तो वह समुच्चय क्या होगा? नहीं हो। बात समझ में आ गई? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे और यदि बात करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो हम जो समुच्चय को देखें तो समुच्चय किसको कहेंगे? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय का मतलब, सुपरिभाषित का मतलब कितने अर्थों में? 2 अर्थों में। पहला कि उसमें हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि उसमें सभी मेंबर्स, प्रत्येक ईच मेंबर्स की फ्रीक्वेंसी, वो जो आएगा उसकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। वहां केवल कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार होनी चाहिए। तो ऐसे को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। और जो इन दोनों को फॉलो नहीं करेगा वह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। तो समुच्चय को पढ़ने के लिए हम कुछ नोटेशन को पढ़ते हैं, कुछ चीजों के को शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि उस समुच्चय को हम कैसे सूचित करते हैं। ठीक है। जैसे अगर कहीं हम n लिखा होता है तो n मतलब किसका समुच्चय होता है? प्राकृत संख्या का समुच्चय। n मतलब किसका समुच्चय समझेंगे? प्राकृत संख्या के समुच्चय को किसे सूचित करते हैं? n से। और प्राकृत संख्या कहते किसको? तो गिनती की संख्या को। और गिनती हमारा कहाँ से चालू होता है? तो ऐसे समुच्चय को हम लोग किसे सूचित करते हैं? और यह आगे चलता है। ठीक है। और हम लोग समुच्चय में जानेंगे कि यहाँ जो हम डॉट 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 लगाते हैं, सो एंड सो करते हैं, यह केवल कितने डॉट लगाते हैं? 3 ही डॉट लगाते हैं। ऐसा नहीं कि खींचते रहना जितना मन हो, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा कितने डॉट लगाएंगे? 3 डॉट। इसके बाद आओ कि अगर हम W की बात करें तो W से किसको सूचित करते हैं? पूर्ण संख्या। किसको? यानी पूर्ण संख्या का जो समुच्चय होगा वह क्या होगा? हमारा W होगा। और पूर्ण संख्या हमारा होता क्या सभी है? तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्वयं सो। यानी शून्य सहित प्राकृत संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद जो नंबर 3 आता है वह आएगा हमारा I। I से हम लोग किसको सूचित करते हैं? तो पूर्णांक को। किसका? पूर्णांक का समुच्चय जो होता है, और उसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? I से सूचित। और पूर्णांक को लिखते कैसे हैं? तो -∞ से सो एंड सो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो एंड सो आगे तक। यह जो होता है हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसके बाद जो हम देखते हैं वह Q होता है। और Q से हम लोग सूचित करते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या को? और परिमेय संख्या को जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q = 0 होता है। जैसे हम बात करें कि 3/2, 4/-8, -5/4, 2, 0/7, 0, -3, -1, आगे भी ये चलते रहेगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होगी उसको कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और इसके समुच्चय को, मतलब ढेर सारे ऐसे जो समुच्चय होंगे उसको किससे सूचित करेंगे? Q से। इसके बाद होता है नंबर 5 में R से। तो R होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्या क्या सभी होती है? तो एक होता है हमारा परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या।
यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं या उसी के सम्मिलित रूप को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो जहां हमको n लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसका मतलब समझेंगे कौन सी संख्याओं का समुच्चय है? प्राकृत संख्याओं का। और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4। अगर W जहां लिखा होगा तो हम लोग समझेंगे यह किस संख्या का समुच्चय है? पूर्ण संख्या का। और पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? 0 से। और कहते हैं शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 भी तो चलते रहेगा, उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या बोलेंगे। और I से हम किसको सूचित करते हैं? पूर्णांक को। और यह कैसे? माइनस इंफिनिटी से चलेगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इस तरह की जो संख्याएं होंगी उनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और इसके समुच्चय को किससे सूचित करेंगे? I से। और Q जो होता है वह हमारा होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम लोग P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q = 0 होता है। और R होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय का जो सम्मिलित रूप होता है। अब जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। तो यहाँ हम देखते हैं कि समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां है हमारे पास। कितने मेथड है? 2। सबसे पहला होता है तालिका विधि। इंग्लिश होता है इसका टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म बोले या इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। और नंबर जो दूसरा होता है वह हमारा होता है गुण प्रकटीकरण विधि। या समुच्चय निर्माण विधि। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम लोग नंबर 1 को जानेंगे कि तालिका विधि से या हम कहेंगे कि रोस्टर फॉर्म से कैसे हम किसी सेट को डिनोट करें। ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोमा के द्वारा अलग अलग करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है? जैसे हमको कहा जाएगा कि 1 2 3 1, जैसे हमको कहा जाएगा 1 2 3 4 5 6 से आप एक समुच्चय बनाएंगे। और वह समुच्चय बनाने में वह किस मेथड का आपको प्रयोग करना है? रोस्टर फॉर्म का, तालिका विधि का। किसका? तालिका विधि। तो क्या करेंगे कि कोई भी नाम दे देंगे, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल डाल दिए। इसके बाद क्या डालेंगे? जो भी अवयव होंगे उन सभी को कोमा के द्वारा अलग अलग करके हम उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। और उसको बाद में मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यानी इस तरह की जो भी चीजें हमें दिखाई देगी वह हमारा कौन सा तरीका होगा? रोस्टर फॉर्म में। मतलब वह कि जब जितने भी सारे एलिमेंट हमें होंगे वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्लियरली दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और वह सारे के सारे एलिमेंट कोमा के द्वारा अलग अलग होकर के मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। तब उस विधि को हम लोग समुच्चय लिखने की उस विधि को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, तालिका विधि कहते हैं या टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? अब जो दूसरा हमारा विधि है वह हमारा कौन सा विधि? गुण प्रकटीकरण विधि। या इसी को इंग्लिश में हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? यह नाम ही है गुण प्रकटीकरण।
यानी जब उस समुच्चय को हम उसके गुण के आधार पर लिखते हैं, किसके आधार पे? गुण के आधार पर, कि आखिर वह समुच्चय है क्या, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे जब हम उस समुच्चय को लिखते हैं तो उस लिखने के तरीके को गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। जैसे हम एक सेट को लिख रहे हैं, इस बार फिर हमको 1 2 3 4 5 6 से ही क्या बनाना है? समुच्चय बनाना है। इससे बनाना था तो हम बना दिए, लेकिन मेथड कौन सा रहा? रास्टर फॉर्म। और इसी को लेकर के हमें एक समुच्चय बनाना है, लेकिन मेथड हमारा कौन सा होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं? गुण लिखते हैं। जैसे मान लो ए बराबर लिख दिए, या कौन सी संख्या है हमारी? तो हम देखे थे कि n में देखे थे तो यह प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या तो चलते रहते हैं ना, तो यह कहाँ तक प्राकृत संख्या? 6 तक की। तो इसको गुण के आधार, और इसका गुण क्या है? ये कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो इसका गुण कौन सा हो गया? प्राकृत संख्या। और इसी को गुण के आधार पर जब हम लिखेंगे तो इसी को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या गुण प्रकटीकरण। क्लियर है? तो अब कैसे लिखते हैं? तो लिखने का तरीका है कि x दे देंगे, ठीक है, और यहाँ कॉलम का साइन देंगे, किसका? और फिर लिखेंगे x, ठीक है, और यह x कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस चीज को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, मतलब वह कहाँ से है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और नेचुरल नंबर तो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, लेकिन हमको कहाँ तक गिनती करना है? यानी x जो होगा वह हमारा या तो 6 होगा या 6 से छोटा होगा। इसका मतलब या तो x जो होगा लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी, और फिर इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे? लिख देंगे, बंद कर देंगे। तो अब देखिए आप कि इसी ये जो हमारे पास ये जो डब्बा में बंद है, इनको हमें सेट के रूप में लिखना था, ठीक है। कितने तरीके से लिखे? 2 तरीके। पहला लिखे हम लोग रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में लिखने के तरीका हम जाने कि जो भी दिया होगा उन सारों को चीजों को कॉमा के द्वारा अलग अलग करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर यदि बंद करके लिख देते हैं तो वह हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। और जब उसको हम उसके प्रॉपर्टी के आधार पर लिखते हैं, उसके गुण के आधार पर लिखते हैं, तब वह हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 को ही लिखना है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट नहीं लिख करके अब इसको किसके आधार पर लिखेंगे? गुण के आधार पर। तो इसका गुण क्या है? यह कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। और कहाँ तक की प्राकृत संख्या? 6 तक की। तो a बराबर सेट दीजिए कैपिटल x, कॉलम का चिन्ह देंगे। x कहाँ से लिया गया है? नेचुरल नंबर से, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है? 6 तक है। तो 6 है या 6 से छोटा है। x इज लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर है? तो इस तरह जो लिखेंगे वह हमारा कौन सा फॉर्म कहलाएगा? सेट बिल्डर। तो इसी को हम 2 तरीके से लिखना सीख गए। इसको पढ़ेंगे कैसे? x, और इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश होता है जैसा कि, हिंदी होता है जैसा कि, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब हुआ कि इसमें ऐसे ऐसे x होंगे, इसमें ऐसे ऐसे x होंगे जो x कहाँ से होगा? नेचुरल नंबर से होगा, और वह x लेस देन इक्वल टू होगा 6। तो नेचुरल, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। लिखते चले कहाँ तक लिखेंगे? अनंत तक लिख देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि x हमारा 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये छोटा है, x 6 से छोटा है, ठीक है। यह छोटा है 6 से, यह भी ठीक है। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, यह क्या है? बराबर है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हम बराबर का भी रिलेशन है ना, तो ये होगा। लेकिन 7 जो है ना तो 6 के बराबर है और ना ही 6 से छोटा है, तो क्या 7 होगा? 8 हमारा ना ही 6 से बड़ा है, ना ही 6 से नहीं, ना ही 6 से छोटा है, ना ही 6 के बराबर है, होगा। इस तरह ये सारे के सारे नहीं होंगे, तो केवल क्या होगा? 1 to 6। देखो तो 1 to 6 ही था। तो बात एक ही है, यह दोनों बातें
एक ही है, बशर्ते इसके लिखने का जो तरीका है वह क्या है, अलग अलग है। अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो रोस्टर फॉर और गुण के आधार पर लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर। क्लियर है? तो अभी हम एक दो एग्जांपल दे रहे हैं और उसको किसके आधार पर लिखना है, गुण के आधार पर। ये तो सिंपल है, सीधा उठा करके रख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ एग्जांपल को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में उसे गुण के आधार पर लिखने की कोशिश करेंगे, आप सीखेंगे। देखो जैसे मान लो कि एक सेट हम बी लिखे हैं, कहां तक लिख दिए हैं, 9 तक। यह हमारा किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म। और इसी सेट को अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब गुण के आधार पर, ये ना। तो गुण के आधार पर जब हम लिखते हैं तो इसका गुण खोजेंगे, तो बी दे दिए, फिर ब्रैकेट दे दिए, एक्स दे दिए, सच दैट दे दिए, एक्स दे दिए, रुक गए। इतना अपने मन से लिखने के बाद रुक जाएंगे और देखेंगे कि यह एक्स कहां से है, कौन सी है एक्स है, क्या है गुण इसका, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स कर रहा है किस नंबर से, नेचुरल नंबर से एन, और कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये तो अनंत तक जाएगी। लेकिन क्या अनंत तक गई है, कहां तक गई है, 9 तक। तो 9 के बराबर है, क्या 9 के बराबर है और 9 से छोटा है, और x जो है वह 9 से छोटा है। और इसी दोनों को जब हम एक साथ जैसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 9 और x लेस देन 9, मतलब x जो है सो 9 है और 9 से छोटा है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 होगा, क्योंकि x कहां से है, तो 0 होगा, कहां तक होगा, 1 तक होगा, तो 1 से लेकर के 9 तक होगा। तो इन दोनों को जब हम मिला करके एक में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं, x लेस देन कौन किसका, 9 का, और इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और लेस देन 9। समझ आ गई कि x 9 भी होगा और 9 से छोटा भी होगा, तो लिख देंगे। अब इसी दोनों को अगर हम हटा करके एक बार लिखना चाहें तो x लेस देन इक्वल टू 9, या इसको इसी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में था, अब इसी सेट को किस फॉर्म में लिख दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करके हमको लिख करके दिखाओ। हम रोस्टर फॉर्म लिख दे रहे हैं, तुमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इनको हमें तुम लिख करके यह दिखाओ कि इसको रोस्टर फॉर्म में और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में।
बना। सभी को हुआ? चलो बनाते हैं। फिर यह डी है तो इसको डी ही लिखेंगे। अब x सच दैट x लिख के रुक गए। अब यह देखेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यह x कहाँ तक है, 7 तक, यानी 7 के लेस देन भी और 7 के इक्वल भी है। फिर यह g लिखेंगे, फिर x सच दैट x लिख रुक जाएंगे। यह कहाँ से लिया गया है, हे वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती। या तो 5 है या 5 से छोटा है, x लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को जो रोस्टर फॉर्म में होगा उसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना जाके सीख ली। क्लियर? तो जब भी नहीं कि वह नेचुरल नंबर का ही हो, नेचुरल का ही हो या होल का भी, इंटीजर का भी होगा, क्यूब का भी होगा। हे वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती।